नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संजीदा और झकझोर देने वाले वाक़ये पर बात करने वाले हैं। वो कार बम धमाका जो हाल ही में दिल्ली के लाल किला इलाके के पास हुआ। इसने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है अलग-अलग स्रोतों से। एपी न्यूज़, रॉयटर्स जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, फिर एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे हमारे अपने मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स भी हैं और जांच से जुड़े कुछ शुरुआती अपडेट्स भी। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिलाकर समझें कि आखिर हुआ क्या था, जांच किस तरफ जा रही है और वो कौन सी अहम कड़ियां हैं जिन पर फोकस है। मकसद है एक साफ तस्वीर पेश करना जो अब तक पता चला है उसके आधार पर। बिल्कुल। और देखिए, जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है ना, तो जानकारी धीरे धीरे टुकड़ों में सामने आती है। अलग अलग स्रोत अपने हिसाब से, अपनी पहुंच से रिपोर्ट करते हैं। तो हमारा काम यहाँ इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक एक पूरी तस्वीर बनाने जैसा है। और ये समझना भी जरूरी है कि शुरुआती रिपोर्ट्स कई बार पूरी कहानी नहीं होती। वक्त के साथ चीजें और साफ होती हैं। सही बात है। तो फिर चलिए सीधे चलते हैं उस शाम पर। 10 नवंबर 2025 की तारीख थी। शाम का वक्त था करीब 6:45-7 बजे के आसपास। दिल्ली में खासकर लाल किले जैसे इलाके में उस वक्त काफ़ी भीड़ होती है, आपको पता ही है। जगह थी लाल किला या उसके मेट्रो स्टेशन के पास वाला इलाका, मतलब हमेशा लोगों से भरा रहने वाला एरिया। वहीं पर एक Hyundai i20 कार खड़ी थी या शायद धीरे चल रही थी। उसमें एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका जबरदस्त था, असर दूर तक गया और सबसे दुखद, कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और बहुत से लोग घायल हुए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास की गाड़ियां, दुकानें, इमारतें, उन्हें भी नुकसान पहुंचा। एपी न्यूज़, रॉयटर्स की जो पहली रिपोर्ट्स आईं, उनके मुताबिक मंजर काफी भयावह था। हाँ। लेकिन ये भी है कि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस वो काफी तेजी से मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। सरकार और पुलिस अधिकारियों ने फौरन इसे एक आतंकवादी हमला माना। हाँ, और ये जरूरी भी होता है ऐसी सिचुएशन में। मतलब तुरंत रिस्पॉन्स, न सिर्फ बचाव के लिए बल्कि सबूतों को बचाने के लिए भी। घटनास्थल को घेरना, फोरेंसिक सबूतों को संभालना, ये जांच की पहली और सबसे अहम कड़ी होती है। हाँ, और जांच भी फौरन शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने काम शुरू कर दिया, सैंपल्स जमा करने शुरू किए। विस्फोटक के अंश, कार के टुकड़े, मेटल के पीस, वो सब कुछ जिससे धमाके के बारे में कुछ पता चल सके। और साथ ही एक और बड़ा काम शुरू हुआ, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प और शायद बहुत अहम जानकारी सामने आई। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। अच्छा, क्या? पता चला है कि ये जो Hyundai i20 कार थी, ये कोई अचानक वहां नहीं आ गई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि धमाके से पहले ये कार दिल्ली शहर में कई अलग-अलग जगहों पर देखी गई थी। कई जगहों पर? हाँ, और सिर्फ कुछ जगहें नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 लोकेशंस। 50! 50? अरे बाप रे। हाँ, इन 50 जगहों पर कार की मूवमेंट ट्रैक हुई है। अब टीम इसका पूरा रूट मैप बना रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। ये कार ट्रैकिंग वाला पॉइंट तो वाकई बहुत अहम है। 50 लोकेशंस, मतलब एक डिटेल्ड डिजिटल ट्रेल है उनके पास। ये सिर्फ रास्ता नहीं बताता, ये और भी चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। जैसे कि क्या हमलावर शहर से वाकिफ थे? क्या कोई पैटर्न था उनके मूवमेंट में? क्या वो किसी खास एरिया से गुजरे? इस रूट मैप से शायद प्लानिंग और हमलावर की सोच के बारे में भी कुछ अंदाजा लग सकता है। और हाँ, ये आज की जांच तकनीकों की ताकत भी दिखाता है। सीसीटीवी का जो जाल है शहरों में, वो ऐसे मामलों में सबूत जुटाने का एक जबरदस्त जरिया बन गया है। हालांकि इसका दूसरा पहलू सर्विलेंस और प्राइवेसी से भी जुड़ता है। वो एक अलग बहस है। खैर, बिल्कुल। अब जरा फॉरेंसिक सबूत पर आते हैं। जो नमूने मिले, उनकी शुरुआती जांच क्या कह रही है? एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोतों से खबर आई कि शुरुआती केमिकल टेस्ट में अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक के संकेत मिले हैं। अमोनियम नाइट्रेट? हाँ, ये वही केमिकल है जो खाद में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे विस्फोटक बनाना आसान है और पहले भी कई हमलों में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अमोनियम नाइट्रेट का नाम अक्सर आता है क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। राइट। लेकिन यहाँ एक और बात है जो थोड़ी और पेचीदा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शायद एक सैंपल अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा शक्तिशाली विस्फोटक की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। हाँ। ये एक अहम पॉइंट है।
इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो मिक्सचर सिर्फ ट्रेडिशनल NFO जैसा नहीं था, मतलब जो खाद और डीजल से बनता है। हो सकता है उसमें कुछ और मिलाया गया हो, या फिर कोई मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव हो। ओह, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सब अभी शुरुआती संकेत हैं। असली विस्फोटक कौन सा था, कितना था, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, इसका पक्का पता तो FSL की डिटेल रिपोर्ट आने पर ही चलेगा। सही। कई बार शुरुआती रिपोर्ट्स में चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। फाइनल लैब एनालिसिस का इंतजार करना होगा। ओके, तो ये तो हुई घटनास्थल की जांच और फोरेंसिक सबूतों की बात। अब देखते हैं जांच आगे कैसे बढ़ी। धमाके के कुछ ही दिन बाद करीब 12-13 नवंबर को खबरें आईं कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। देश के अलग-अलग हिस्सों में कई शहरों में एक साथ छापे मारे गए। कोऑर्डिनेटेड रेड्स। हाँ, बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छापों में कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कुछ जगहों से विस्फोटक या उससे जुड़ा सामान मिलने की भी खबरें हैं। अच्छा। और फिर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। इस पूरे मामले की जांच औपचारिक तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई। NIA? हाँ, NIA भारत की टॉप एंटी टेरर एजेंसी है और ऐसे मामलों में उनकी एक्सपर्टीज है। उनका जांच संभालना दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। हाँ, NIA का जांच हाथ में लेना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जब टेरर लिंक का शक मजबूत हो या मामला कई राज्यों में फैला हो। उनके पास रिसोर्सेज और अधिकार होते हैं ऐसे केसेस के लिए। अच्छा, आगे बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स में खासकर NDTV की कवरेज में कुछ नाम और प्रोफाइल सामने आने लगे हैं। एक नाम जो बार बार आ रहा है वो है डॉक्टर उमर। कहीं कहीं उमर मोहम्मद या उमर नबी भी लिखा गया है। नामों में ये फर्क अक्सर शुरुआती रिपोर्ट्स में होता है। डॉक्टर उमर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस डॉक्टर उमर का नाम घटनास्थल से मिले DNA सैंपल के मैच के आधार पर जोड़ा जा रहा है। DNA मैच? हाँ, कहा जा रहा है कि कार चलाने वाला संदिग्ध बॉम्बर शायद यही व्यक्ति हो सकता है। और इतना ही नहीं, वो जो कार का रूट मैप बन रहा है उसके CCTV फुटेज में भी कई जगहों पर इसी शख्स को देखे जाने की बात है। ये DNA मैच वाली बात तो वाकई बहुत अहम है। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है कि DNA मैच इतनी जल्दी कैसे हो गया और नाम भी सामने आ गया? क्या ये नॉर्मल है? हाँ, ये सवाल तो है। इसकी कोई खास वजह हो सकती है। देखिए, DNA मैचिंग में टाइम तो लगता है, लेकिन कई बार अगर संदिग्ध का DNA प्रोफाइल पहले से किसी डेटाबेस में हो, मान लीजिए किसी पुराने केस में या किसी और वजह से, तो मैच जल्दी हो सकता है। या फिर अगर टीम को किसी और सुराग से पहले ही किसी पर शक हो और फिर उसका सैंपल लेकर मैच किया जाए, तब भी रिजल्ट जल्दी आ सकता है। लेकिन बिना ऑफिशियल जानकारी के ये सब अटकलें ही हैं। हो सकता है एजेंसियों ने बहुत तेजी से काम किया हो। अच्छा, डॉक्टर उमर के अलावा एक और नाम डॉक्टर मुजम्मिल का भी जिक्र आया है। और एक और बात जो ध्यान खींचती है, कुछ सोर्सेज जैसे टाइम्स, NDTV ने 6 डॉक्टरों के एक कथित मॉड्यूल का जिक्र किया है जिनके शामिल होने का शक है। ये थोड़ा हैरान करता है कि डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स पर शक जताया जा रहा है। हाँ, जब हम सुनते हैं कि डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे मामलों में संदिग्ध हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि कट्टरता की जड़ें कितनी गहरी और अप्रत्याशित हो सकती हैं। ये किसी खास बैकग्राउंड तक सीमित नहीं है। हालांकि मैं फिर कहूंगा, ये सब अभी शक है। बिल्कुल। और इन डॉक्टरों के अलावा कानपुर के एक मेडिकल छात्र और कुछ और युवाओं को भी हिरासत में लेने की खबरें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जांच का जाल काफी फैला हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक बात जिम्मेदारी से कहना बहुत जरूरी है, और हम इसे बार बार कह रहे हैं। ये सभी नाम, ये प्रोफाइल, ये मॉड्यूल वाली बातें, ये सब फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और अनौपचारिक सूत्रों पर आधारित हैं। सही। इन्हें किसी भी हालात में दोष सिद्धि नहीं मानना चाहिए। कौन दोषी है कौन नहीं, ये तय करना सिर्फ अदालत का काम है, वो भी पूरी न्यायिक प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर। बिल्कुल। मीडिया ट्रायल और असल न्याय में फर्क होता है, और नामों के अलग अलग वर्जन से गलत पहचान का खतरा भी रहता है। इसलिए ऑफिशियल चार्जशीट और कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार करना ही सही है। ये सावधानी वाकई बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे नेटवर्क कौन सा हो सकता है, लिंक्स क्या हो सकते हैं। एजेंसियां इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। कुछ सुरक्षा सूत्रों और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज जैसे रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में एक खास दिशा की तरफ इशारा है। वो है पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, JM, या उससे जुड़े किसी स्लीपर सेल या नए मॉड्यूल का हाथ होने की संभावना। लग रहा है जांच का एक फोकस इस एंगल पर है। जैम का नाम आना, देखिए, ये चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में पहले भी कई हमलों में उनका नाम आया है। उनकी जो कार्यप्रणाली रही है उसमें ऐसे धमाके शामिल हैं।
तो ये एक लॉजिकल एंगल है जिसकी जांच होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि कई बार शुरुआती शक किसी एक संगठन पर होता है, पर जांच कहीं और मुड़ जाती है। हाँ, जैसे आपने कहा, कुछ शुरुआती अटकलों में ISIS या TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप्स का नाम भी आया था, AP न्यूज़ वगैरह में। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल फोकस JM पर ज्यादा दिख रहा है। फिर भी वही बात दोहराऊंगा, किसी भी आतंकी संगठन का हाथ होने की पक्की ऑफिशियल पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकती है। जब तक NIA चार्जशीट फाइल नहीं करती या कोई बयान नहीं देती, तब तक ये सब जांच के पहलू हैं। सही कहा। अब जरा कानूनी कार्रवाई और उन अनिश्चितताओं पर बात करते हैं जो अभी हैं। जैसा हमने कहा, NIA लीड कर रही है, छापे पड़े हैं, कुछ लोग हिरासत में हैं। NDTV की कवरेज में ये भी देखा कि कुछ संदिग्धों के परिवारों से भी DNA सैंपल लिए गए हैं, शायद पहचान पुख्ता करने या फैमिली लिंक समझने के लिए, नेटवर्क को समझने के लिए। हाँ, DNA सैंपलिंग अब जांच का अहम हिस्सा है, पहचान और कनेक्शन जोड़ने में। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा आपने कहा, कई अनिश्चितताएं हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला और सबसे बड़ा सवाल संदिग्धों की पक्की पहचान और नामों की फाइनल पुष्टि। जो नाम मीडिया में है, डॉक्टर उमार, डॉक्टर मुजम्मिल वगैरह, क्या वही नाम ऑफिशियल जांच में भी फाइनल होंगे? नामों के वर्जन में क्लैरिटी आनी जरूरी है। दूसरा बड़ा सवाल, किसी आतंकी नेटवर्क से पक्का लिंक कंफर्म होना। क्या ये वाकई JM का काम है या कोई और है, या फिर ये कोई लोकल सेल्फ मोटिवेटेड मॉड्यूल है? ये सिर्फ अंदाजों से नहीं, ठोस सबूतों से साबित करना होगा। सही। और तीसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, इस्तेमाल हुए विस्फोटक का टाइप और उसका सटीक केमिकल कॉम्पोजिशन क्या था, इसका फोरेंसिक लैब रिपोर्ट से फाइनल कंफर्मेशन। मीडिया में अमोनियम नाइट्रेट जैसा या उससे ज्यादा शक्तिशाली कहना एक शुरुआती आकलन हो सकता है। फाइनल टेक्निकल डिटेल बहुत अहम होगी। उससे विस्फोटक कहां से आया, बनाने वाले कितने एक्सपर्ट थे, इसका अंदाजा लगेगा। यानी अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं और जांच में वक्त लगेगा। तो अब तक की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला इलाके में शाम के वक्त एक Hyundai i20 कार में बम धमाका हुआ। इस हादसे में कम से कम 8 जानें गईं, कई घायल हुए। जांच में ये सामने आया कि ये कार धमाके से पहले दिल्ली में करीब 50 जगहों पर ट्रैक की गई थी और इसका रूट मैप बन रहा है। NIA अब जांच कर रही है। बिल्कुल, और जांच के दो मुख्य पिलर दिख रहे हैं। एक फॉरेंसिक सबूत, जिसमें सैंपल्स, विस्फोटक का एनालिसिस और खासकर वो DNA मैच शामिल है। दूसरा टेक्निकल सर्विलेंस, मतलब CCTV फुटेज का बड़े पैमाने पर एनालिसिस। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ संदिग्धों के नाम आए हैं, खासकर DNA मैच के आधार पर डॉक्टर उमर का नाम, और JM जैसे संगठन से लिंक की जांच चल रही है। लेकिन जैसा हमने बार बार जोर दिया, ये सब अभी जांच के दायरे में है। फाइनल पुष्टि और पूरी न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। ये पूरी घटना निश्चित रूप से आज की जांच तकनीकों के महत्व को दिखाती है। DNA प्रोफाइलिंग, CCTV मैपिंग, हाँ, इनके बिना शायद जांच इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, ये तकनीकें जांच की रीढ़ है अब। लेकिन ये हमें एक और जरूरी बात सोचने पर मजबूर करती हैं। वो ये कि शुरुआती रिपोर्टों, मीडिया की हेडलाइंस और आखिरी अदालती फैसले के बीच अक्सर एक लंबा, पेचीदा और बहुत बारीकियों वाला रास्ता होता है। सही बात है। ऐसी हाई प्रोफाइल जांचों में हर कड़ी को बहुत ध्यान से जोड़ना पड़ता है, हर सबूत को परखना होता है और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर एंगल से सोचना होता है। जो जानकारी हमें स्रोतों से मिलती है, जैसे हमने आज चर्चा की, वो हमें अपडेट रखती है, दिशा दिखाती है, लेकिन अंतिम सत्य एक धैर्य वाली और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आता है। जानकारी के इस तेज बहाव के दौर में हम फैक्ट्स, अटकलों और अंतिम सच के बीच बैलेंस कैसे रखें, और ये कैसे समझें कि जांच की प्रक्रिया खुद में कितनी परतदार और चुनौतीपूर्ण होती है। ये सवाल शायद हमें इस घटना से आगे भी सोचने को कहता है।